क्वेश्चन नंबर 61 किसी कृष्ण पिंड का तापमान 300 केल्विन से बढ़कर 600 केल्विन कर दिया जाता है, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन की दर हो जाएगी। ये क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, टॉपिक स्टीफन लॉ से। स्टीफन लॉ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 4 होती है। फार्मूला होता है एनर्जी E इक्वल टू सिग्मा E A T के पावर 4। यहाँ पे E जो है एनर्जी है, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, एंड A एरिया है, स्मॉल इमिसिविटी है, T टेम्परेचर है। यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 4 होती है। ठीक है। टेम्परेचर जब अगर हम ऐसे लिखें E1/E2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T1/T2 के पावर 4 लिखेंगे, T1/T2 के पावर 4 लिखेंगे। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो T1 कितना है, T1 दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन T1 है। फिर बढ़कर कितना हो गया, 600 केल्विन बढ़कर हो गया कृष्ण पिंड का तापमान। यानी T2 कितना दे रखा है, T2 600 केल्विन दे रखा है। T2 आपका 600 केल्विन दे रखा है, 600 केल्विन। फार्मूला में डाटा पुटअप करना है, बस वैल्यू पुटअप करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो हो जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू 300/600 के पावर 4। यहाँ से कट जाएगा, 1/2 के पावर 4 आ जाएगा। यानी E1/E2 आ जाएगा 1/2 के पावर 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो E1/E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16। यानी E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 UN। यानी जो एनर्जी होगी, ऊर्जा उत्सर्जन की दर जो होगी वो 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले से कितनी गुना ज़्यादा हो जाएगी, 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रखा है 13 एल्युमिनियम 27 एक अस्थाई आइसोटोप है। 13 एल्युमिनियम 27 से संभावित विघटित होता है। तो 13 एल्युमिनियम 27 से संभावित विघटन होता है, बीटा इमिशन होता है, मतलब बीटा उत्सर्जन हो जाएगा। यानी 62 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 न्यूमेरिकल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बराबर होता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो इसके लिए फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट या किसी भी स्केल को किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है। फार्मूला ये है एनी स्केल माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये किसी भी, चाहे डिग्री सेल्सियस स्केल हो, चाहे फ़ारेनहाइट स्केल हो, चाहे केल्विन स्केल हो, हर एक स्केल के ऊपर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दे रखा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ से जानते हैं कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड स्केल लेते हैं तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का नाम माइनस लोअर डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होता है इस डिग्री सेल्सियस स्केल का, यहाँ पे सेल्सियस -0 अपॉन सेल्सियस स्केल का अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है -0। अब आते हैं फ़ारेनहाइट, चूँकि फ़ारेनहाइट हमको कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32। अपर पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का 212 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है। ठीक, इसको आप हल सॉल्व करोगे तो C/100 -F -32 अपॉन 180। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये 180 लिख रखा है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 10 दोनों 18। तो फार्मूला निकल के आ गया C/5 इक्वल टू F -32 अपॉन 9। अब आप इसमें डाटा पुटअप कर दीजिए। डाटा पुटअप करने पे क्या हो मिलेगा, डिग्री सेंटीग्रेड कितना दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन
5F-32/9। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 37 × 9, 5F, मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। 5F माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15, 160। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 963 हासिल लगेगा 6, 9 तरीक 27, 27 6, 27 में 6 ऐड करेंगे तो 27 6 हो जाएगा 33। ठीक, 333 इक्वल टू 5F माइनस 160। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5F इक्वल टू हो जाएगा 330 प्लस 160। जब इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 6 3 9 और इधर 3 1 4, 493। और F इक्वल टू 493/5। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा तो F इक्वल टू 9 45, 4 बच रहा है, 5 8 40। ठीक है, 5 9 45, उसके बाद 5 9 45, 45 4 49 होता है ना, 43 5 8 40, 5 31, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मैच करवा लीजिए। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पे मिल रहा है, 98.6 डिग्री। तो 63 का आपका डी ऑप्शन जो है 37 डिग्री तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। 63 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 63 के बाद 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्टिक्स से लाइट से क्वेश्चन है। 64, विस्थापन विधि में लेंस की दो स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की लंबाई होगी, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंस होगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट O इक्वल टू √H1 H2 होता है। तो H1 या H2, L1 या L2, ठीक है, या कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा L1 L2, L1 L2 वही लेंथ है। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई है L1 9 सेंटीमीटर है, L2 4 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे 9 × 4 कर दोगे तो आ जाएगा √36। √36 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6। और किस में आएगा, चूँकि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा, यानी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 64 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद 65। ओके, 65 सबको पता होगा, ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसों के पृथ्वी के आसपास बने रहने का कारण है। एटमॉस्फेयर में जो ढेर सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ये सब गैसें अर्थ एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं। इनका मेन रीजन बताना है, हवा है कि बादल है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण है। तो स्वाभाविक सी बात है, गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही हर एक चीज़ को, सब चीज़ों को क्या करता है, पृथ्वी से बांधे रखता है, नीचे की तरफ खींचे रहता है। कोई भी चीज़ अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से, गुरुत्वाकर्षण फील्ड से, क्षेत्र से बाहर चली जाएगी तो फिर एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, यानी पलायन कर जाएगी, वो स्पेस में चली जाएगी, फिर वापस वो नहीं आएगी। तो हर एक चीज़ को पृथ्वी से बांधे रखता है, वो कौन सी चीज़ है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यानी वातावरण में उपस्थित ढेर सारी गैसें जो पृथ्वी के आसपास बने रहती हैं, उनका रीजन है गुरुत्वाकर्षण। तो 65 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रखा है, पर्ल का रासायनिक संयोजन है। पर्ल का रासायनिक फार्मूला पूछ रखा है, केमिकल फार्मूला पूछ रखा है पर्ल का। तो पर्ल का केमिकल फार्मूला मेमोराइज होना चाहिए कि पर्ल का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। ओके, CaCO3, इसी को बोलते हैं पर्ल, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है क्विकलाइम। ठीक है, पर्ल का रासायनिक संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रखा है, पर्ल का रासायनिक संयोजन है।
तो पर्ल का रासायनिक संयोजन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इसी का कॉमन नेम याद होना चाहिए कि ये पूछ चुका है, लाइमस्टोन इसी को बोलते हैं, या इसी को चाक जो होता है जिससे लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड पर, वो चाक भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो चाक, लाइमस्टोन या पर्ल का केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी 66 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा कहलाती है। तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को तरंग कहते हैं। ये मेमोराइज क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था, इसको क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। ठीक, अदिश राशि क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 68, अदिश राशि क्या होती है। तो अदिश राशि और सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल आपको मेमोराइज होना चाहिए। अदिश राशि जैसे कि आपका ताप हो गया, दूरी हो गई, ठीक है, विस्थापन तो सदिश होती है, दूरी, लंबाई, ठीक है, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सब अदिश राशि की कैटेगरी में आ जाएंगी। चाल अदिश राशि होती है, जबकि सदिश राशि में आ जाएगा अपना वेग, विस्थापन, संवेग, बल, ये सब आ जाएगा अपना सदिश राशि में। तो 68 का कौन सा, वेग तो सदिश राशि है, ये तो रूल आउट हो गया। विस्थापन भी सदिश राशि है, ये भी रूल आउट हो गया। संवेग भी सदिश राशि है, ये भी रूल आउट हो गया। तो 68 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप जो है ये एक अदिश राशि है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, समतापी प्रक्रम में वन्या स्थिर रहता है। मतलब समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, ऐसा इनका पूछना है। ठीक है, तो जितने भी प्रक्रम हैं वहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। समतापी प्रक्रम में आप सबको पता होगा, समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम। तो यहाँ पर सिंपल आपको ताप आंसर मिल जा रहा है, बट जितने भी प्रक्रम है मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग, ताकि कि अब प्रक्रम से कोई क्वेश्चन आ रहा है कि किस प्रक्रम में क्या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ। तो जो प्रोसेस है, देखिए, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है। यहाँ पे एक है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है जिस प्रोसेस में, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। अब होती है आइसोबारिक। आइसो मीन्स सेम या कांस्टेंट, बारिक मतलब बार किसका होता है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो इसमें किस क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आइसोबारिक होती है। एक होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस। एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है। ओके, एंड लास्ट साइक्लिक प्रोसेस एक होता है, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, इतनी प्रोसेस आपको देखनी है। साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट कुछ नहीं रहता है। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है आइसोकोरिक, हीट कांस्टेंट रहेगा तो एडियाबैटिक, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं एडियाबैटिक को हिंदी में। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है, 69 का डी। अगर दाब स्थिर होता तो आइसोबारिक, हीट स्थिर होता तो रुद्धोष्म यानी कि एडियाबैटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 का डी। 60 आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70। क्वेश्चन नंबर 70 में एक समीकरण दे रखा है 1H1 4NO1 और ये बना क्या रहा है 2He4। एक हीलियम बना रहा है, फिर इधर एक बीटा निकल रहा है, तो इधर एनर्जी निकल रहा है। एक इसका उदाहरण है। तो बीटा 6, गामा 6, संलयन है विखंडन। तो ये संलयन होता है। संलयन में क्या होता है, फ्यूजन में दो स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक बनाते हैं बिग न्यूक्लियाई। यहाँ पे आपका दो स्मॉल 1H1 फ्यूज करके एक बिग हीलियम 2He4 बना रहा है। तो इस संलयन प्रक्रिया हो रही है, यानी संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। ओके, तो ये सिंपल सा रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था। 70 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है। 71 पूछ रखा है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन ज्यामिति समायोयता प्रदर्शित करेगा। कौन सा ज्यामिति का मतलब हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा
प्रदर्शित करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जो कंडीशन होती है, कंडीशन हम देख लेते हैं, फिर कौन सा प्रदर्शित करेगा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जी आई हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जी आई, जी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एटलीस्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो होने ही चाहिए। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो ग्रुप अटैच रहेंगे वो ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये जैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ग्रुप जो अटैच है वो सेम ग्रुप है। अब ये अगर ऐसा कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सेम साइड में लगे हुए हैं सेम ग्रुप। अगर सेम साइड पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको बोला जाएगा सिस आइसोमर, और अगर डिफरेंट साइड पे ग्रुप लगे हुए हैं तो और ट्रांस। इसमें एक सिस होता है, एक ट्रांस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी पढ़ेंगे जब डिटेल में, जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है। ठीक है, ये जो है सिस आइसोमर शो कर रहा है। और अगर यहीं पे ऐसे होता, यही चीज़ ऐसे होती, यही चीज़ ये भी यहाँ पे होता, ये भी, तो ये ट्रांस हो जाता। तो ये सिस नहीं रह के ये क्या होता, फिर ये ट्रांस है। अब इसको ट्रांस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आइसोमेरिज्म है ना, आईयूपैक नेम करेंगे, आईयूपैक करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ के लिए अब चेक करते हैं कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अलावा आपको याद होनी चाहिए कि अगर 2 ब्यूटीन कहीं है, 2 ब्यूटीन एटलीस्ट 4 कार्बन होने भी चाहिए, तो 2 ब्यूटीन अगर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। आंसर तो आपको दिख रहा है, रटा हुआ भी होगा कई लोगों का, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कई एग्जामों में। अब बट मैं प्रूव करता हूँ कैसे 2 ब्यूटीन शो करेगा और सब नहीं शो करेंगे। 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 4 कार्बन का होगा, फिर 4 कार्बन का आप बना लीजिए। अब ब्यूटीन 2 ब्यूटीन है तो सेकंड पे डबल बॉन्ड लगेगा, ये 2 ब्यूटीन हुआ ना, सेकंड पे इन लगा हुआ है 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच ग्रुप है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे एक CH3 ग्रुप अटैच हुआ है, दूसरा वाला हाइड्रोजन अटैच है। ऐसे इधर एक CH3 लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन। अगर मैं सही से बना दूँ तो ज़्यादा बेटर बनाऊँगा, तो इसको ज़रा दोबारा बनाते हैं। एक आपका इधर CH3 लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, एक CH3 एक H, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो अटैच ग्रुप है वो अलग अलग हैं। इस कार्बन से एक CH3 दूसरा H, इस कार्बन से एक CH3 दूसरा H, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो सिस बना रहा है तो ज्योमेट्रिकल करेगा। बाकी आप 2 ब्यूटाइन एल्काइन कहाँ, एल्काइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा ही नहीं, 2 ब्यूटाइन तो रूल आउट हो गया। 2 ब्यूटेनॉल है, 2 ब्यूटेनॉल है, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो आपका सी वाला भी नहीं शो करेगा, ब्यूटेनल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका 71 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72, ये है रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन। रोटेशनल मोशन जब हम लोग फिजिक्स करेंगे तो वहाँ देखेंगे इसको डिटेल में। यहाँ फिलहाल एक गोल डिस्क का द्रव्यमान यम है, कोई डिस्क है गोला सा, उसका द्रव्यमान यम है, त्रिज्या आर है, तो किसी व्यास के परितः जड़ तो आघूर्ण। तो डिस्क के डायमीटर के एलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको बताना है, मतलब डिस्क के परिधि के व्यास के परितः अगर हमको, मतलब डायमीटर का मतलब व्यास हो गया ना, डायमीटर व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बताना है, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है mr²/4। ऐसे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, डायमीटर के एलोंग देखेंगे, तो रिंग का देखेंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ डिस्क के लिए हो जाएगा mr²/4, डायरेक्ट फार्मूला है, मेमोराइज होना चाहिए फार्मूला mr²/4। 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, Fe3O4 में ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। ओके, यहाँ पे कंपाउंड है Fe3O4 में Rn की ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिस भी कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान लेते हैं, तो Rn का ऑक्सीडेशन हमने x मान लिया। 3 टाइम Rn है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो 0 = हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 3x
-8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 8/3। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा 8/3? डी ऑप्शन मैच हो जाएगा, यानी 73 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 किसमें बांध कोण न्यूनतम है, बांड एंगल मिनिमम किसमें है? कंपाउंड दे रखा है वाटर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अमोनिया एंड मेथेन। ठीक, ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं। ये 4 कंपाउंड में बांड एंगल मिनिमम किसमें है, चेक करते हैं। बांड एंगल कंपाउंड कौन कौन से हैं? कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आएगा इसका। ऑक्सीजन सेंट्रल मॉलिक्यूल, इसके सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से रहेंगे और इस पे 2 लोन पेयर रहेगा। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की बैलेंस 6 होती है तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड एक लोन पेयर में कंसिडर करते हैं, 2 बॉन्ड की तरह बैलेंसी की तरह लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें ऑक्सीजन का तो क्या आ जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, यानी कि आ जाएगा sp3। और sp3 के लिए बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, बट मतलब 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के समथिंग होता है। ठीक है, पूरा नहीं होता है। जितना ज़्यादा लोन पेयर रहेगा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेक करते हैं। वाटर के बाद दे रखा है H2S में अगर आप चेक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, केमिकल बॉन्डिंग का बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो H2S का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। सल्फर सेंट्रल एलिमेंट हो जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, इसमें भी वही 2 लोन पेयर, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है। इसका भी संकरण sp3 ही आएगा, सल्फर का संकरण sp3 ही आएगा। बट इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल जब बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट होता है। अभी जस्ट हम लिख देंगे इस चीज़ को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सल्फर की कम होती है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल मतलब वाटर में जो बॉन्ड एंगल आएगा थोड़ा ज़्यादा आएगा और H2S में बॉन्ड एंगल थोड़ा कम आएगा। तो इसका 104 से तो कम ही होगा, चाहे 103 हो चाहे 102 हो। ठीक है, एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आपको नहीं बताना है, बस आपको बताना है मिनिमम किसका आ रहा है। तभी वाटर का तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है H2S से फिलहाल, लेकिन अमोनिया भी है। अभी अमोनिया का चेक कर लेते हैं ज़रा। अमोनिया का अगर आप चेक करेंगे तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना आएगा? यहाँ पे मैं अमोनिया का बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट हो गया, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन हो गए और एक इस पर लोन पेयर लगा रहेगा। इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3, इसका भी, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, टोटल 4 है। टोटल 4 रहेंगे तो sp3 आता है। तो sp3 इसमें भी आ रहा है, बट इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर है, यानी इसका बॉन्ड एंगल जो है वाटर से भी ज़्यादा रहेगा अमोनिया का। इसका 107 के आसपास होता है। अब लास्ट दे रखा है मेथेन। मेथेन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो मेथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ड्रा होगा। सेंटर में कार्बन हो जाएगा, उसके सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, लेकिन इस पर कोई लोन पेयर नहीं होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। तो सबसे ज़्यादा तो मेथेन का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा पूछा नहीं है, सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम आपका H2S का हो जाएगा। क्यों H2S का हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर तो वाटर और H2S में बराबर है, वाटर और H2S में दोनों में लोन पेयर बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अगर जब लोन पेयर बराबर होते हैं तो देखा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, और जिसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका कम, यानी H2S का सबसे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 74 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट H2S का एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल कितना होता है आपको एक बुक से देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड एंगल किसी को याद नहीं रहता है पूरा कि इस हर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है। हाँ, लेकिन ये पता रहे मतलब आप लगा पाओगे। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैसे आप पता करोगे कि बॉन्ड एंगल का कोई भी बॉन्ड एंगल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे निकालोगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एक तो यही sp रहेगा तो 180 डिग्री, sp2 रहेगा तो 120 डिग्री, sp3 रहेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट। बट अगर बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर होता है।
जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर जितना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना कम, एक चीज़। सेकंड चीज़ कि बॉन्ड एंगल अगर लोन पेयर भी सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तब हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। ये आपको 2 फैक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और है सराउंडिंग का भी है, बट वहाँ सराउंडिंग की बाद में बात करेंगे जब आएगा केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 75 रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। 53 आयोडीन 125 का अर्धायु 60 ही दिन है, तो 180 दिन बाद उपस्थित रेडियो एक्टिवता का प्रतिशत क्या होगा। तो एक एलिमेंट है 53 आयोडीन 125, इसकी अर्धायु दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है कितनी, 125 बोल रहे हैं, 125 नहीं, वेरी सॉरी, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 60 दिन, 60 डे। एंड 180 दिन बाद उपस्थित रेडियो एक्टिव, मतलब इसका जो आपका टाउ का वैल्यू दे रखा है वो 180 दिन दे रखा है, मीन लाइफ उसका जो जिसको बोलते हैं टाउ ना, 180 दिन बाद रेडियो एक्टिवता का प्रतिशत बताना है। तो हमको यहाँ पे 2 फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो टाउ इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ, यहाँ से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जब n की वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड आउट हो जाएगी तो फिर हम फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, एन टी अपॉन एन नाट इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। ओके, टी टाउन पे जो रेडियोएक्टिव का अमाउंट रहेगा यानी इनिशियल अपॉन इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू 1/2/n। अब यहाँ से पहले n की वैल्यू निकाल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी टाउ अपॉन टी हाफ। टाउ दे रखा है कितना, 180, टी हाफ कितना दे रखा है 60, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आप ये चीज़ आपकी n की वैल्यू दे दिया। अब यहाँ से आ जाएगा एन टी अपॉन एन नाट इज इक्वल टू 1/2 के पावर 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लिया जाएगा तो एन टी अपॉन एन नाट इज इक्वल टू 1/8। एक्चुअली परसेंट में पूछा है तो परसेंट में आप इसको परसेंट में करेंगे और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो 8 एका 8, 2 बच रहा है तो 8 मतलब 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 8 पंजे 40, यानी 12.5% आपका आएगा परसेंट, इतना परसेंट आपका उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो 12.5% आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे खास बात एक बार ध्यान देना है कि कोई भी रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन आए आपको ये 2 फार्मूले किसी भी कीमत पे अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब मेमोराइज होने चाहिए, अप्लाई करने भी आने चाहिए। एक ये टाउ बराबर n इंटू टी हाफ, सेकेंड एन टी अपॉन एन नाट इज इक्वल टू 1/2 के पावर n। मैक्सिमम क्वेश्चन रेडियोएक्टिविटी के अगर न्यूमेरिकल पॉइंट आ रहे हैं तो ये आएंगे अल्फा बीटा इमिशन से आएंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 76। अब जो आएगा सामने देखा जाएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 76, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है ये बताने की जरूरत नहीं है, ईटा पर नाचे भी याद होगा, वैसे भी लोगों को याद होगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। तो 76 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 के बाद आते हैं कि 77, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम लोग थ्योरी में पूरा फुल डिस्कस किए हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या जो बताती है वो किससे संबंधित है, आकार से कि आकृति से कि ओरिएंटेशन से। तो ओरिएंटेशन जो बताता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन से ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट जो है रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, यानी 77 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 वेक्टर से क्वेश्चन है ये। यदि सदिश ए के बी बीच कोण थीटा हो तो बी क्रॉस ए डॉट ए का मान होगा। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे तो यदि सदिश ए और लिखना चाहिए, ए और बी के बीच का थीटा है तो
वैल्यू बताना है बी क्रॉस ए डॉट ए का, क्या वैल्यू हो जाएगा। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 78 का वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो अगर ऐसी कंडीशन है बी क्रॉस ए डॉट ए वेक्टर, तो इसमें क्या है कि ये कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर में जो बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के, किसके, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। जब वेक्टर ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यानी बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। बी क्रॉस ए का कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगा, लेकिन ये बी क्रॉस ए और जो डॉट ए है इनके बीच में परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और जब डॉट प्रोडक्ट में थीटा 90 डिग्री होता है तो कोई भी हो बी डॉट ए और ए, मतलब ए डॉट बी है, मान लो ए डॉट बी टाइप का, तो ए बी कास थीटा आ जाएगा। और कास 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए जो कि और डॉट ए इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि बी क्रॉस ए डॉट ए इक्वल टू आता है 0, क्योंकि एक दूसरे के कोप्लेनर वेक्टर है ये। एंड बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू है किसके, बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू ए के है, परपेंडिकुलर टू ए के है। तो आंसर आपका 78 का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पूछ रखा है, निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको बतानी है सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक करना पड़ेगा। तो जिंक Zn2+ का पहले चेक करते हैं। तो Zn2+, Rn2+, Ni2+, Cu+, यही दिया ना। तो चलो चारों का चेक कर लेते हैं यहाँ पे लिख के। Zn2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन, उसके बाद 3d10 4s2, यही होता है। इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि आर्गन, अगर आप 2+2 निकाल दोगे तो आर्गन 3d10 बचेगा, तो इस पर कोई है ही नहीं, तो गया, ये रूल आउट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन Rn2+ एंड Nickel2+, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Rn2+, देन मैं Nickel2+ का चेक कर लूँगा। Rn2+ का अगर मैं चेक करूँ तो आर्गन 3d6, आर्गन का होता है 26 परमाणु क्रमांक ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 30, ध्यान दीजिएगा। जिंक का आर्गन का 26 होता है, निकिल का 28 होता है। ऐसा करेंगे 3d6 4s2 18, आर्गन का 18 होता है, 18 2 20 6 26, 2 निकाल दीजिए, 3d6 बचा। इसमें एनपेड इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे 3d6 में तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 एनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं। Nickel2+ का चेक करेंगे तो आर्गन 18 हो गया, यहाँ 3d8 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 2 निकाल देंगे, 3d8 बचेगा। 3d8 में सी फिलिंग कर दे रहे हैं ऊपर में, 6 ना, 6 7 7 1 8। अभी तो Fe2+ में सब ज़्यादा है, 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, इसमें सिर्फ 2 बच रहा है। Nickel2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लास्ट दे रखा है, लास्ट डी ऑप्शन दे रखा है क्या, कॉपर+। कॉपर+ का अगर हम चेक करें तो कॉपर में थोड़ा एक्सेप्शन है। आर्गन 3d10 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक, 4s1, एक निकालना 3d10 आ जाएगा, यानी इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, Fe2+ सबसे ज़्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, Fe2+ में है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपका 79 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी ब्लॉक दोनों को मिला के था, तो आपका 79 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछ रखा है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, गुड एब्जॉर्बर गुड इमीटर भी होते हैं, गुड एब्जॉर्बर गुड इमीटर भी होते हैं, ये हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्लास पढ़ते हैं, किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का नियम बोलता है कि जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वही गुड इमीटर भी का काम करते हैं। जैसे कि ब्लैक बॉडी, आइडिया जो ब्लैक बॉडी होती है, कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो गुड एब्जॉर्बर का भी काम करता है, गुड इमीटर का भी होता है। तो ये किसका स्टेटमेंट था, किसका ला था, किरचॉफ का नियम था ये, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से इसको रीड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 भी थ्योरेटिकल ही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच
गुरुत्वीय बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान के बीच में, केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान के बीच में। और ऑप्शन देख लेते हैं, केवल पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो द्रव्यमान रखते हों, केवल किन्हीं दो अवशोषित पिंडों के बीच। तो ये है क्वेश्चन नंबर 81। तो अगर आप इसको देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वीय बल तो किन्हीं दो पिंडों के बीच द्रव्यमान के बीच होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना केवल पृथ्वी एवं द्रव्यमान, ये तो रूल आउट हो जाएगा। केवल नहीं, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में भी ये नहीं। किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलाम्बिक फोर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी रूल आउट हो गया, बचा सी। तो 81 का सी ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 81 का सी ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। फार्मूला आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपका ये बनता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो दो मास है उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों मास के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा बेटर से लिखें, अगर फिगर से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दूसरा मास है जिसका ऑब्जेक्ट है m2, उन दोनों के बीच की दूरी r है। इसका अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स एफ निकालना है तो हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है जिसकी मास m1 m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यही हो जाएगा आपका 81 का सी। ओके, कन्फ्यूज मत होइएगा, 81 का सी। 81 के बाद आते 82 पे, निम्न में कौन एक समतल है। समतल मतलब प्लेन कौन है। अब प्लेन कौन आ जाएगा, चेक करना पड़ेगा सबका हाइब्रिडेशन। तो पहला है PCl3, 82 का पहला है BCl3। BCl3 में अगर आप बोरान देखोगे, बोरान के सराउंडिंग में 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, वैलेंसी भी 3 ही होती है बोरान की। तो यहाँ पे आएगा है sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 अगर हाइब्रिडेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। तो पहला ही ऑप्शन आपका प्लेनर आ जा रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, प्लेनर यही होगा। अमोनिया आपका पिरामिडल आएगा, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। मैं अमोनिया का यहाँ पे दिखा देता हूँ। अमोनिया पे एक लोन पेयर है, सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, एक लोन पेयर है तो इसलिए पिरामिडल हो जाएगा। ये sp3 मैंने लिख रखा है। तो ये जो है आपका अमोनिया रूल आउट हो गया। SOCl2 का निकालेंगे तो SOCl2 का भी आपका प्लेनर नहीं निकल के आएगा। NF3 का भी पिरामिडल आएगा तो ये भी रूल आउट हो जाएगा आपका। तो 82 का ए जो है प्लेनर आएगा। 83, हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या क्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या, हम बोर रेडियस डिटेल में हम लोग बात किए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा है। पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म हो चुका है यूपी TGT PGT सेल्फ स्कोर करते हुए। केमिस्ट्री का TGT एंड PGT दोनों कवर होगा, फिजिक्स का ओनली TGT होगा। ध्यान से, फिजिक्स का TGT PGT फुल डिटेल में कवर होगा। आप कहीं का क्वेश्चन करिए वीडियो को देखने के बाद, टॉपिक का वीडियो देखिए उसके बाद कहीं का क्वेश्चन करिए, चाहे TGT का, चाहे PGT का, चाहे यूपी PCS का। क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स में ओनली TGT का ही कवर करेंगे, केमिस्ट्री का PGT तक कवर करेंगे फुल डिटेल में। तो 83 आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। थ्योरी पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या हमने वहाँ पर डिस्कस की है। बोहर रेडियस, बोहर रेडियस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बटा Z एंगस्ट्राम। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो यहाँ Z परमाणु क्रमांक है। n जो है कोई नहीं दे रखा किस ऑर्बिटल के लिए, तो आप n1 मान लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.529। ठीक है, 0.529 एंगस्ट्राम में आएगा, लेकिन अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.529 एक एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर होता है, तो 10⁻10 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। अगर 10⁻10 में आंसर नहीं दिया है तो आप इसको डेसिमल को क्या करो, एक उधर खसका दो, तो आपका आ जाएगा कितना, अच्छा एक मिनट, एक एंगस्ट्राम में 10⁻10 मीटर होता है, तो 10⁻10 मीटर होता है तो सही तो है 10⁻10, यानी कि आपका आ जाएगा 0.529 इंटू 10 के पावर माइनस, मतलब आप डेसिमल उधर थोड़ा ले एक डेसिमल खसकाओगे तो आपका बन जाएगा 5.29 इंटू 10 के पावर माइनस 11। 83 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा ना। देखिए किसी बुक में आपको आंसर गलत दिया है, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, बुक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जिस भी बुक से आप सॉल्व करोगे हर बुक में इसका आंसर सही नहीं दिया, काफ़ी क्वेश्चनों TGT में आंसर उसका गलत दे रखे हैं, तो क्लियरफुली सॉल्व करिएगा।
ठीक है, जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद वो। ठीक है, यहाँ पे पिब्लॉक से क्वेश्चन है, डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से मिलकर क्या बनाता है? तो डाइबोरेन B2S6 जैसे ही अमोनिया से रिएक्शन करता है टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये एक एडक्ट मॉलिक्यूल बनाता है डाइबोरेन B2S6 और इससे अमोनिया अटैच हो जाता है। ठीक है, तो B2S6 डॉट 2NH3 ये मॉलिक्यूल ही बना लेता है डाइबोरेन जब अमोनिया से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आप अमोनिया ले लीजिए बैलेंस करने के लिए। तो ध्यान देना है, डाइबोरेन अमोनिया से रिएक्शन करके एक एडक्ट मॉलिक्यूल बना लेता है, ये एडक्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 फिजिक्स का आपका है। 3 एक समान 60 वाट 220 वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो इनके द्वारा ली गई शक्ति बताना है, हमको पावर बतानी है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं उनका क्या दे रखा है आपका, 3 बल्ब दे रखे हैं। ठीक है, तीनों बल्ब का समान 60 वाट है, 220 वोल्ट है, मतलब उसकी पावर दे रखी है 60 वाट तीनों बल्बों की। P1 P2 P3 तीनों बल्ब की वाट पावर सेम है, 60 वाट है। तीनों बल्ब सीरीज क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, वोल्ट 220 वोल्ट है, वोल्ट 220 वोल्ट है। वोल्ट सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई वो नहीं है। श्रेणी में जोड़ा गया तीनों बल्बों को, एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, तीसरा बल्ब आपका ये हो गया। ठीक है, इन तीनों को आप सीरीज में जोड़ देंगे, इसका पावर P1 है, इसका पावर P2, तीनों का पावर 60 है, P1 P2 P3। तो सीरीज में फार्मूला होता है 1/P इक्वल टू होता है 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/P नेट जो आएगा आपका P नेट है 1/P1 60 ही है, 1/P2 60 ही है, P3 भी 60 ही है, तो 1/60 P3 की जगह इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये जाएगा 60, इसका लसा हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 1/P नेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1/P नेट, 1/P नेट निकल के आएगा कितना 1/P नेट आ जाएगा 3/60 यानी 1/20 P नेट निकल के आ जाएगा 20 वाट। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20 वाट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 20 वाट, डी ऑप्शन। तो 85 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट मैच हो जाएगा, 85 का डी। ठीक है, अब 86 आते हैं। 86 केमिस्ट्री का है, सिंपल सा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। तो 86 निम्न में किस एक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। बट जो इनर्ट गैस यानी कि इनर्ट गैस अक्रिय गैस जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। तीन चारों में से जो इनर्ट गैस होगी उसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा है जो कि इनर्ट गैस में आएगा आपका नियॉन। ठीक है, तो नियॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी शून्य हो जाएगी। 36 का सी ऑप्शन जस्ट मेमोराइज वाला क्वेश्चन था, तो जिसको मेमोराइज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है? तो रंगहीन अगर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहेंगे, तभी कलरलेस आयन होगा। तो चेक करना पड़ेगा कौन कलरलेस आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट रहेगा वही कलरलेस आएगा। अभी ऊपर जस्ट हम लोग क्वेश्चन किए हैं इसी पार्ट में। कॉपर प्लस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो यही कलरलेस आया था। ठीक है, आयरन 2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था, अभी जस्ट ऊपर हम लोग डिस्कस करके आए हैं। Na2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था तो ये भी कलर कुछ ना कुछ कलर होगा। CO2 प्लस आप कोबाल्ट का चेक करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ आएगा। कोबाल्ट का मैं चेक कर देता हूँ। कोबाल्ट 2 प्लस का अगर आप चेक करोगे तो कोबाल्ट 2 प्लस कोबाल्ट का होता है 27 परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 3d7 4s2 2 प्लस लगाओ 2 निकल जाएगा, यानी बचेगा क्या 3d7। 3d7 का आप फिलिंग करो तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी कुछ ना कुछ कलर रहेगा। लेकिन कॉपर प्लस का जस्ट हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, कॉपर प्लस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस हो जाएगा, यानी 87 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में दे रखा है XeF2 CO2 SO2 और NO2 माइनस
Xc CO2 SO2 और NO2 माइनस में से रेखीय प्रकार का है। तो मॉलिक्यूल को चेक करना पड़ेगा कौन कौन से रेखीय हैं। तो आप Xcf2 को चेक करेंगे पहले, तो जिनान सेंट्रल एटम हो जाएगा, सराउंडिंग में 2 फ्लोरीन हो जाएंगे। जिनान की वैलेंसी 8 होती है, 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर लगाना पड़ेगा, तो 3 लोन पेयर लग जाएंगे। तो 3 लोन पेयर इसके जिनान के सराउंडिंग में लगा देंगे हम। तो 3 लोन पेयर लगाते हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक तीसरा लोन पेयर। अब आप जिनान की अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे, हो जाएगा sp3d आएगा, क्योंकि 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है ना, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो 5 हो गए, तो 5। अगर 3 लोन पेयर है sp3 हाइब्रिडेशन के केस में तो लीनियर होता है, ठीक है, तो लीनियर शेप का हो जाएगा। तो ये आपका लीनियर तो हो गया, sp3 Xcf2 लीनियर हो गया। अब CO2 सबको पता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड पर कार्बन हाइब्रिडेशन, कार्बन पे sp आएगा, sp आ रहा है हाइब्रिडेशन, तो लीनियर हो जाएगा ये भी। तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। बाकी तसल्ली के लिए BCD भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे CO2 लीनियर होगा, बट SO2 नहीं होगा। SO2 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा, तो ये तो प्लानर हो जाएगा, तो ये रूल आउट हो गया इस प्रकार से। ऐसे NO2 माइनस में भी sp2 आएगा, तो ये रूल आउट हो जाएंगे। यानी 88 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में बात करेंगे बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर, हाइब्रिडाइजेशन पर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब डिटेल में बात होगी हाइब्रिडाइजेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 89, इसके बाद 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 125 तक लास्ट पार्ट में कर दिया जाएगा। तो ये UPTGT साइंस 2013 के टोटल क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 125 तक सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 पहले सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रखा है 89, 10 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर जुड़े हैं, तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो अगर 2 प्रतिरोध, एक हो गया कितने ओम का, 10 ओम का, और दूसरा हो गया कितने ओम का, दूसरा है आपका 30 ओम का, दोनों समांतर जुड़े हैं ना, ये समांतर जुड़ गए, तो इन दोनों का आप प्रतिरोध बताना है। नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का नेट प्रतिरोध आपका हो जाएगा R नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो अगर पैरेलल में जुड़े हैं मतलब समांतर क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध, तो उनके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 R2 अपान R2 प्लस R1। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो R नेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप R नेट को सॉल्व करेंगे, R नेट को, ये R नेट, ये जो है डायरेक्ट R नेट है, ठीक है। R नेट आ जाएगा आपको R1 R2 10 × 30 बटा R1 प्लस R2 यानी 40, 10 40 ना, तो 1 0 से 0 गया, 30 बटा 10 30, 30 बटा 4 आ जाएगा, यानी 30 बटा 4 को आप सॉल्व करोगे फर्दर तो 4 7 28, 4 बचे 20, 7.5 आ जाएगा आंसर। तो 89 का आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। सब क्वेश्चन सिंपल से थे, उसके बाद आपका इसके आगे किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स अगेन।